बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम माय डियर व्यूअर्स। एक्सप्रेसो के एक ब्रांड न्यू एपिसोड के साथ वंस अगेन आई एम इमरान हसन एंड आई एम अरमला हसन। होप यू ऑल आर डूइंग रियली वेल। आपकी सुबह का आगाज बहुत अच्छा हुआ होगा, आपके हफ्ते का आगाज भी बहुत अच्छा हुआ। बिल्कुल, हफ्ते का आगाज हुआ चाहता है। आज मंडे, एक बार फिर 5 दिन मजीद पड़े काम करने के लिए। आई बिलीव कि अच्छे हो जाएं, अच्छे से गुजर जाएं। आपने खुशी का इजहार किया, दुख का इजहार किया, ये किस बात का इजहार? ये फिक्र का इजहार किया हमने कि 5 दिन अभी और बाकी हैं। लेकिन ऐसे ही 5 दिन, एक तो सबसे पहले आपको 5 दिन ये करना पड़ेगा कि रोजाना 9 बजे हमें देखना पड़ेगा। हाँ, और हमें ये करना पड़ेगा कि आपके दिन को अच्छा करने के लिए तैयारी करना पड़ेगी, जो आप ही आज भी हम करके आए हैं। कल के दिन की बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी। वैसे आई वाज रियली मिसिंग कि कल भी हमारा शो था, डिफेंस डे था कल हमारा। कल हमने बड़े जबरदस्त तरीके से मनाया। मैंने तो ज्यादा फेसबुक ट्विटर पे मनाया, लेकिन बहुत सारे लोगों ने प्रैक्टिकली भी मनाया। शौदा को खिराज तहसीन पेश करके, उनके मज़ारों पे हाजिरी देकर, उनके लिए दुआ करके, और इस अज़्म की तजदीद के साथ मनाया कि जब भी पाकिस्तान के ऊपर कोई भी भारी या कड़ा वक्त आएगा, कौम सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़ी होगी। जबरदस्त जी। और इसके साथ और आज यौम फ़िज़ाइया। हाँ, आज यौम फ़िज़ाइया, और इस हवाले से भी आज हमारे शो में बहुत सारी डिस्कशंस होगी। हम जो अपनी फ़िज़ाइया है उसको खिराज तहसीन भी पेश करेंगे, और मुख्तलिफ गेस्ट भी हमारे शो का हिस्सा बनेंगे। लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारी इन्फॉर्मेशन और बहुत सारे सेगमेंट्स भी हैं आज के शो में, तो आपने मिस नहीं करना। लेकिन सबसे पहले हम आपको बताएंगे आज की हेडलाइंस। मुल्क भर में निकले तेरी तलाश में बात करेंगे मुस्तनसर हुसैन तारड़ की शोहरा आफाक किताब खाना बदोश पर। इंसानों के लिए आसानियां चाहने वाले अशफाक अहमद को हमसे बिछड़े 16 साल बीत गए। और कौमी क्रिकेट टीम हीरोज ऑफ द वीक करार पा गई। हेडलाइंस आपने जानी, हेडलाइंस पे डिटेल डिस्कशन होगी, लेकिन उससे पहले हम आपको बताएंगे आज के अखबार। जैसा कि प्रोग्राम के आगाज में हमने बताया, कल यौम शौदा भी था और 6 सितंबर डिफेंस डे भी था। तो इस मौके पर आर्मी चीफ की स्टेटमेंट ही आज के हमारे रोजनामा एक्सप्रेस की टॉप स्टोरी है। आज की हमारी लीड है, पढ़ के सुना देते हैं आपको। आर्मी चीफ का कहना था कि जंग थोपी गई तो ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। उन्होंने कहा कि वक्त कई बार आजमा चुका, हर बार सुरखरू हुए। कल भी कई गुना बड़े दुश्मन को शिकस्त दी थी, आज भी तैयार हैं। कायदे आजम का कश्मीर को शहरक कहना हमारे ईमान का हिस्सा है। भारत ने गैर जिम्मेदाराना रवैया इख्तियार कर रखा है, 5th जनरेशन वॉर भी जीतेंगे। जनरल कमर जावेद बाजवा का मजीद कहना था कि कश्मीर पर यकतरफा फैसला तस्लीम नहीं करते, असला के अंबार से मरूब किया जा सकता है और ना ही कोई धमकी हम पर असरअंदाज हो सकती है। इसके साथ साथ वी हैव अ न्यूज़ फ्रॉम एक्सप्रेस ट्रिब्यून। सेंटर टू बी अ 62% एक्सपेक्ट ऑफ कराची अपलिफ्ट पैकेज। असद उमर की ये स्टेटमेंट है। अर्जेस स्टेक होल्डर्स टू कीप ऑल पॉलिटिकल डिफरेंसेस असाइड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सिटी। द मिनिस्टर नेगेटेड द क्लेम दैट द सिंध गवर्नमेंट वाज गिविंग ₹800 बिलियन ऑफ ₹1100 बिलियन पैकेज। सो इट्स अ बिग न्यूज़ फ्रॉम कराची। जो पैकेज का ऐलान किया गया था, उस पैकेज के हवाले से लेटेस्ट अपडेट। वैसे इसमें कुछ कंफ्यूजन है अभी पॉलिटिकली, उसको हम इन डिटेल्स प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे आज। कराची की सूरत हाल, कराची वाले हमारे साथ ही रहे फुचोड़। अच्छा जी, कराची की ही बात हो रही है तो न्यूक्लियर प्लांट में चीनी जदीद टेक्नोलॉजी से बिजली की थर्मल का टेस्ट कामयाब हुआ है। पहली बार चीन से बाहर न्यूक्लियर प्लांट से बिजली पैदा करने का ये मंसूबा है, जो कि जिसको टेस्ट किया गया है। 6 ऑलरेडी टेस्ट चीन में इस हवाले से किए गए हैं, जो कि कामयाबी से चल रहे हैं। और पाकिस्तान कराची में ये पहली बार टेस्ट हुआ है। ये हमारी सुपर लीड है। HPR 1000 3rd जनरेशन न्यूक्लियर पावर प्लांट पावर डिजाइन टेस्ट की कामयाबी से प्लांट में ईंधन की लोडिंग और पावर जनरेशन को ग्रिड से मुंसलिक करने में अहम पेशरफ्त हुई है। यानी कि जो पावर पैदा होगी ग्रिड से उसको लिंक किया जा सकेगा। दुनिया की न्यूक्लियर पावर मार्केट में इस टेक्नोलॉजी को सबसे ज्यादा मकबूलियत हासिल है। कराची का K2 यूनिट चीन के बाहर पहला प्लांट होगा, चीन के बाहर, जो इस टेक्नोलॉजी से आरास्ता होगा, जो इसको इस्तेमाल करेगा। ये हमारी सुपर लीड है। सो दिस इज अबाउट टुडेज आज के अखबार। इसके साथ ही हम मूव करते हैं मेन डेस्क, और मेन डेस्क में सबसे पहले आज हम बात कर लेंगे आज की बड़ी खबर के ऊपर। वतन मुझे है अपनी जान से प्यारा, नजर उठा के फिर जो देखा दोबारा। दुश्मन मिटा देंगे हम, दुश्मन गिरा देंगे हम, शाहीनों की है ये फिजा।
है मुजाहिदो जहां का सबात है, शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। आज हमारा यौम फ़िज़ाइया है और यौम फ़िज़ाइया के मौके पर हम तमाम अपने शहबाजों को, हवा के रखवालों को, शाहीनों को खिराज तहसीन पेश करते हैं। हमारे शहीद, हमारे हीरोज़ हैं। पाकिस्तानी कौम की अगर बात करें तो 1965 वाले जज्बे से सरशार हैं। कौम और पाक फौज का मुल्की दिफा के लिए हर किस्म की कुर्बानी देने का अज़्म आज भी मौजूद है। आज यौम फ़िज़ाइया के मौके पर पाक फ़िज़ाइया के कारनामों को याद करने का दिन है। बिल्कुल, और इसी हवाले से हमें ज्वाइन किया है, हमारे साथ हमारे गेस्ट मौजूद हैं एयर वाइस मार्शल शहजाद चौधरी, रिटायर हैं, जो कि उनसे हम बात करेंगे। बहुत शुक्रिया शहजाद साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। आज के दिन की अहमियत के हवाले से बात करें तो हमने देखा है कि गुज़िश्ता साल जो 26 फरवरी है उसको भी भारतीय दरअंदाजी को हमारी पाक फ़िज़ाइया ने भरपूर तरीके से जवाब दिया था और भारत के जो लड़ाका तैयारे हैं उनको मार गिराया था। हसन सिद्दीकी और नुमान अली जैसे बहुत सारे सपूत हमारी कौम का फ़ख्र है। इस दिन की अहमियत के हवाले से बात की जाए तो किस तरह से आप इसको देखते हैं और ये दिन तारीख में कितना अहमियत का हामिल है? 26 फरवरी 2019 का जो एक्शन हुआ हवा में, फ़ज़ा के अंदर, जिसमें पाकिस्तान एयरफोर्स ने इंडियन एयरफोर्स के 2 जहाज़ मार गिराए, ये उसकी कंटिन्यूटी हम समझते हैं। हम एयरफोर्स में हम समझते हैं कि ये 65 की जंग के अंदर 6 सितंबर या 7 सितंबर का जो दिन था, 7 सितंबर का खुसूसी तौर पर, जिसको हम आज का दिन एयरफोर्स डे के तौर पर मना रहे हैं, उस कमाल महारत और उस शानदार कामयाबी और कारनामा जो था हमारी फ़िज़ाइया का, इतनी बड़ी भारतीय फ़िज़ाइया के खिलाफ, उसकी ये कंटिन्यूटी थी जिसका कि आपने एक इजहार 27 फरवरी 2019 को देखा, जब पाकिस्तान के आज की मायनाज पौध जो है फाइटर पायलट्स की, उन्होंने हिसाब चुकाया उस जुर्रत का जो कि एक दिन पहले भारत ने पाकिस्तान के इलाके पे बॉम्ब गिरा के, दूर से बॉम्ब गिराए और जो गिराए थे उसका जवाब दिया गया। तो मेरा ख्याल है कि उसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है और पाकिस्तान एयरफोर्स का जो शानदार और ताबनाक माजी है उसकी अक्कासी ये इस तरह होती है कि ये एयरफोर्स जो 7 सितंबर 1965 को जिस तरीके से भारत को नजर आई थी, आज की एयरफोर्स उससे भी बहुत मरहले आगे जाके अपने आप को ऑपरेशनल तैयारी और जंग की जो उसकी जो तैयारी है उसके अंदर मुकम्मल तौर पर अपने नो डाउट। और न सिर्फ आज के दिन शहजाद चौधरी साहब, पाक फौज ने अपने हवाई अड्डों का, सरगोदा जैसे अहम हवाई अड्डों का दिफा किया, बल्कि हम अगर बात करें लुधियाना, जलंधर, मुंबई, कोलकाता, वहां पे अटैक भी किया और नाको चने चबवाए इंडियन एयरफोर्स को। बहुत बड़ा दिन है हमारे लिए, नो डाउट। आजकल हम अगर भारत की एयरफोर्स की, इंडियन एयरफोर्स की बात करते हैं तो राफेल तैयारों का बड़ा चर्चा है वहां पे और बड़ी बड़के मारती नजर आती है इस वक्त जो इंडियन लीडरशिप है इस हवाले से। दूसरी जानिब हमारा दिफाई निज़ाम भी अल्हम्दुलिल्लाह जदीद तकाज़ों से मांग है। इसका अगर एक कंपैरिजन हम ड्रॉ करें तो इसको आप कैसे देखते हैं और क्या आइंदा आने वाले सालों के अंदर, वक्त के अंदर भारत कोई मजीद गलती कर सकता है जोन के अंदर रहते हुए राफेल की जब हम बात करते हैं? हरगिज नहीं। देखिए, जंगें करना इतना आसान नहीं होता और एक आध जहाज की टाइप आ जाने से कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता। याद रखें, 7 सितंबर या 6 सितंबर और 7 सितंबर को 1965 में भारत एक वाहिद मुल्क था साउथ एशिया के अंदर और ईस्ट एशिया के अंदर जिसके पास सुपरसोनिक MiG-21 जहाज थे। वही जहाज या उस किस्म का जो एक डेवलप्ड फॉर्म था जो कि अभिनंदन चला रहे थे, ये उस वक्त बिल्कुल नए थे और रूस की तरफ से ये बेहतरीन हथियार दुनिया में उस वक्त इंट्रोड्यूस किया जो कि भारत के पास था। लेकिन 65 की जंग का जो नतीजा है वो हमारी तारीख का एक हिस्सा है, शानदार माजी का एक हिस्सा है। तो मेरा नहीं ख्याल कि जहाज़ों की वजह से कभी कोई जंगें जीती जाती हैं या अपनी परफॉर्मेंस शानदार की जाती है। उसके पीछे जो महारत होती है पायलट्स की, जो कि जंग को लड़ने की एक मुकम्मल आगही होती है, जो आपके पूरे निज़ाम का मरबूत होके एक जंग को करना होता है, ये तमाम की तमाम चीज़ें मैटर करती हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि इतनी आसानी के साथ भारत जो है, राफेल कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं ला रहा जो कि ऑलरेडी इंडिया के पास नहीं थी। और उन तमाम चीज़ों के होने के बावजूद Su-30, Su-35 इस किस्म के जहाज़ों के होने के बावजूद अगर वही जहाज़ पाकिस्तान एयरफोर्स का निशाना बनते हैं तो पाकिस्तान एयरफोर्स इससे बहुत पहले राफेल
की लेवल और उससे आगे के तैयारे अपने अंदर अपने फ्लीट में शामिल कर चुका है और उस पर बेइंतहा महारत भी पाक रखता है। फिजाइया में जब हमने बात की, आज चूंकि इसका दिन भी मनाया जा रहा है, इमाम आलम और राशिद मिनाज जैसे हीरो से भरी पड़ी है। और आज के हमारे फजाइया के हीरोज की बात कीजिए तो जिसमें हसन सिद्दीकी और नवान अली जैसे गाजी शामिल है, आपको कैसा लगता है? इस हवाले से भी कुछ बताएं। देखिए नहीं, ये देखिए हमारे हर एक के लिए बाइस फख्र है। देखिए एम आलम, सरफराज रफीकी, यूनुस, ये तमाम के तमाम लोग हमारे रोल मॉडल्स थे, जिन्होंने 65 की जंग में जब तारीख वहाँ पे रकम की और जो अपना कारनामा और जिस तरीके से उन्होंने अपना प्रोफेशनलिज्म का जो एक ट्रेडिशन छोड़ी, यही चीज़ है जिसको कि पाकिस्तान एयरफोर्स के तमाम लोग उसको अचीव करने की कोशिश करते हैं, जो कि पायलट्स हैं, जो इंजीनियर्स हैं, जो कंट्रोलर्स हैं, वो उस किस्म की महारत। क्योंकि देखिए जब एक शोबा आपके पूरी सिस्टम का इतना बेहतरीन परफॉर्म कर रहा है तो सबके सब उससे मैच करने की कोशिश करते हैं। तो पाकिस्तान एयरफोर्स एक मरबूत किस्म का एक ऐसा निज़ाम है जिसके अंदर हर कोई एक्सेलेंस को परसू करता है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अल्हम्दुलिल्लाह वी आर अचीविंग दैट एक्सीलेंस। और पाक फजाइया दुनिया की चंद उन एक फोर्सेस में से है अरमला, जो इस वक्त जो डिफेंस इक्विपमेंट है, एयर डिफेंस इक्विपमेंट है, वो मैन्युफैक्चर कर रही है, बना रही है। ये हमारे लिए बहुत बड़े प्राइड की बात है। टेक्नोलॉजिकली अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत ज़्यादा बेहतर हैं अपने दुश्मन से। इस हवाले से चूंकि आज बड़ा इंपॉर्टेंट डे है, यौम फजाइया है, जो नौजवान चौधरी साहब हमें देख रहे हैं, यकीनी तौर पे पाक फजाइया को लोग आइडियलाइज करते हैं, बहुत सारे बच्चे पायलट्स बनना चाहते हैं। यंगस्टर्स के लिए क्या मैसेज देंगे आप आज के दिन को लेकर? पहली बात, आपको अपने कौम के अंदर और अपने इदारों के अंदर और अपने आप के अंदर मुकम्मल कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आपको यकीन होना चाहिए कि पाकिस्तान बना ही हमेशा रहने के लिए था, पहली बात। दूसरी बात, इस पाकिस्तान को रखने के लिए हमेशा, और उसको फिर उन कौमों के अंदर जिसमें कि इसकी चमक दूर दूर तक जाए, हमें इसको अंदरूनी तौर पर मजबूत करना है। हम ये जो तफरका है, जिस किस्म के फिशर्स क्रिएट हो जाते हैं या हो चुके हैं या हो गए हैं, ये दुश्मन का वो वार है जिसका शायद हम एज अ कौम के तौर पे हमारे पास कोई जवाब ना हो। बिल्कुल। हम शायद इस किस्म का एक और हमला दुश्मन पे भी ना कर पाए जो कि दुश्मन हम पे ऑलरेडी कर चुका है। और ये दुश्मन की शक्ल मुख्तलिफ है, ये मुख्तलिफ शक्लों से, मुख्तलिफ तरीकों से आता है, लेकिन कौम का एक यकसू होना, यकजा होना, एक ईमान रखना, पक्का ईमान के ये कौम हमेशा रहने के लिए, और इसमें वो काबिलियत है। ये मैं आपको बता दूं अपने तजर्बे से, मैं दुनिया के काफ़ी मुल्कों में रहा हूँ और मुझे वहाँ की एयर फोर्सेस के साथ रह के काम करने का मौका मिला, जिसमें दुनिया के एडवांस तरीन एयर फोर्सेस हैं, अमेरिका है, बरतानिया है, मैं इन सब, फ्रांस है, मैं इन तमाम एयर फोर्सेस के साथ फ्लाई किया है, मैं उड़ा हूँ, मुझे पता है हमारे पायलट्स जहाँ जाते हैं, हमारे लोग, हमारे डॉक्टर्स, हमारे इंजीनियर्स, हमारे बैंकर्स जहाँ जाते हैं वो अपना नाम छोड़ के आते हैं बेहतरीन किस्म का, बेहतरीन मेरिट के साथ, बेहतरीन उनकी पस के साथ। बेशक ऐसा ही है। बहुत शुक्रिया एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड शहजाद चौधरी साहब ने हमें ज्वाइन किया था। अभी हम एक ब्रेक लेंगे, यौम फजाइया के हवाले से मजीद भी डिस्कशन करेंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेस। बर आलूद रहने के अलावा सुबह के औकात में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। एक्सप्रेसो में आपको एक बार फिर से खुशामदीद। अभी हमारा अगला सेगमेंट है, उसमें में ज्वाइन करेंगे मिर्जा इकबाल बेग साहब। तो हम अपना सेगमेंट देखते हैं, कल रात खास बात। वेलकम बैक। और मिर्जा इकबाल बेग साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं ऑन वीडियो लिंक। आपको पता है हमारे स्पोर्ट्स एक्सपर्ट भी हैं, सीनियर तज्जियाकार हैं और एंकर पर्सन तो हैं ही। मिर्जा थैंक यू वेरी मच एंड गुड मॉर्निंग। क्या कल खास बात की आपने अपने प्रोग्राम के अंदर स्पोर्ट्स को लेकर? देखिए इमरान और अरमला, कल जो था वो हमने पाकिस्तान के जो साबिक टेस्ट ऑफ स्पिनर थे तौसीफ अहमद, उनका इंटरव्यू किया, उनकी जिंदगी के हवाले से बात की, क्रिकेट के हवाले से बात की। तौसीफ अहमद की जो क्रिकेट में आमद एक सिंड्रेला स्टोरी की मानिंद है कि अचानक आए, बगैर कोई फर्स्ट क्लास मैच के लिए नेट्स पर गए और उन्हें नेट पर मुश्ताक मोहम्मद जो उस वक्त मैनेजर थे और जावेद मियादाद जो कप्तान थे, उन्होंने सेलेक्ट कर लिया और तौसीफ अहमद टेस्ट खेल गए। तो बड़ी दिलचस्प कहानी थी। कल रात हमने अपने इस प्रोग्राम में वो डिस्कस की तौसीफ अहमद के साथ, उनकी जिंदगी के वाकयात, जिद्दोजहद से पुर जिंदगी, और यकीनन नौजवानों के लिए, नौजवान क्रिकेटर्स के लिए बड़ी इंस्पिरेशन की बात। अहमद शाह फैसल कॉलोनी कराची 1 नंबर से उठे और पाकिस्तान की सब कैप अपने सर पर सजाने में कामयाब। कल तो आपके शो में ये खास बात हुई, लेकिन कुछ खास बातें आप पीसीबी के हवाले से
से भी बताते रहते हैं ऑन एंड ऑफ, ट्विटर पे भी करते रहते हैं। हाँ, ट्विटर पे भी करते रहते हैं। तो नए एम्पायर्स की जो तैनाती है उसका क्या मामला हुआ? एक्सप्रेसो नाजरीन को क्या बताएंगे आप? यकीनन एक्सप्रेसो के नाजरीन के साथ हम ये शेयर करना चाहेंगे कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अभी हाल ही में अंपायर्स के पैनल का ऐलान किया है और उसमें अकरबा परवरी इंतहाई उरूज पर नजर आई है। देखना यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव वसीम खान जो इंग्लैंड से आए हैं वो इसका नोटिस लेते हैं या नहीं। नदीम खान जो नेशनल क्रिकेट एकेडमी, जिसका पुराना नाम था अब हाई परफॉर्मेंस सेंटर, उसके डायरेक्टर हैं, वो नोटिस लेते हैं कि नहीं, क्योंकि अंपायर्स की तकर्री में अकरबा परवरी को फरोग दिया गया है। एक जानिब हम अपने डोमेस्टिक स्ट्रक्चर को ऑस्ट्रेलिया के बराबर लाने की जद्दोजहद में मसरूफ हैं वजीर आजम इमरान खान के कहने पर, दूसरी जानिब हम नेपोटिज्म को फरोग दे रहे हैं। तो इस पर यकीनन, इस पर हमने डिस्कस भी किया, अंपायर से भी बात की, और यकीनन ये एक ऐसी चीज है कि अगर आपके अंपायर्स ही अच्छे नहीं होंगे, अगर आप सिफारिशी अंपायर्स को डोमेस्टिक क्रिकेट में खड़ा करेंगे तो आप कैसे तवक्को कर सकते हैं कैसे अच्छे खेल की डोमेस्टिक क्रिकेट का जो स्ट्रक्चर है वो अच्छा हो सके। ठीक है मिर्जा साहब, थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया। आपने इन डिटेल्स हमें बताया और यकीनी तौर पे पीसीबी को इस हवाले से देखना चाहिए। मिर्जा इकबाल बेग साहब अक्सर याद कराते रहते हैं पीसीबी को। किसी द लेजेंड अब्दुल कादिर के हवाले से आपने ये डिजिटल रिपोर्ट देखी? इमरान खान जो वजीर आजम पाकिस्तान है वो कहते हैं कि ही इज द ग्रेटेस्ट एवर, अगर आप स्पिन की अजूबी की बात करें। अभी हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। अब डिस्कस कर रहे थे हम जब ब्रेक में थे, कल एक शॉर्ट, एक फुटेज मैंने देखी, एक वीडियो मैंने देखी जिसमें लेफ्टिनेंट नासिर खालिद शहीद, जो कि नॉर्थ वजीरिस्तान में शहीद हुए, इकलौती औलाद थे अपनी वालदा के और शहीद के बेटे थे, उनकी वालदा की एक वीडियो सामने आई जिसमें उन्होंने कुछ बातें की और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात थी, उन्होंने कहा कि मेरे 50 बेटे भी होते, इकलौते बेटी की माँ कह रही है, तो भी मैं वतन की राह में कुर्बान करती। आपको खिराजी तहसीन है, हमने ज़रूरी समझा कि आपको दिखाएं उस माँ का जज्बा। देखिए, मुझे पता है कि मेरे बेटे ने अपने मुल्क की खातिर अपनी जान, मेरा ये बेटा भी आर्मी में है, 50 बेटे भी होते तो अपने मुल्क के लिए जरूर जाते। पर माँ को मेरा पैगाम है कि परेशान होना, घबराना नहीं। जब हम अपने बच्चों को मुल्क की खातिर आर्मी में भेजते हैं तो अल्लाह के सुपुर्द करते हैं। अल्लाह ही की ज़ात जो है वो बेहतरीन हिफाजत करने वाली है और बेशक शहादत देने वाली ज़ात ही अल्लाह की है। अल्हम्दुलिल्लाह। इकलौते बेटे को शहीद होता देखने के बाद भी अल्हम्दुलिल्लाह कहने वाली ये माएँ हमारे पाकिस्तान की, हमारी धरती की माएँ हैं और पूरी कौम न सिर्फ आपके बेटे पे फख्र करती है बल्कि आपकी हिम्मत को दाद देती है कि अल्लाह ने आपको इतनी हिम्मत दी और दुआ करती है कि अल्लाह आपको ये सब्र दे। हमारा पैगाम इस माँ के नाम भी है जो हमारे सामने थी और हर उस माँ के नाम है जिसने अपने लख्ते जिगर को इस धरती के लिए कुर्बान किया। अभी हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। एक्सप्रेसो में हम मजीद भी कुछ सेगमेंट शामिल करेंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। एक्सप्रेसो में आपको एक बार फिर से खुशामदीद। यौम फ़िज़ाइया के हवाले से हम डिस्कशन कर रहे हैं। 6 सितंबर को यौम दिफा मनाया गया और उसी हवाले से हमारा सेगमेंट मेरा पाकिस्तान में हमारी साथी एंकर हिना न्याजी हमें आर्मी म्यूजियम की सैर करा रही हैं। तो हिना से जानते हैं और उनके साथ हम भी आर्मी म्यूजियम की सैर करते हैं। ओवर टू यू हिना। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं हिना न्याजी और आप लोग देख रहे हैं मेरा पाकिस्तान। नाजरीन, किसी भी खित्ते के अजायब घर उसका बहुत कीमती असासा होते हैं क्योंकि वो हमें उस खित्ते की हिस्ट्री, हेरिटेज और कल्चर के बारे में बहुत कुछ बताते हैं। आज हम इस वक्त मौजूद हैं आर्मी म्यूजियम में, जहां कुछ बहुत कीमती जंगी नवादरात मौजूद हैं जिनको देखने के बाद आपको इस चीज़ का और भी ज़्यादा एहसास होता है कि हमारे पाक फौज के जवानों ने कितनी कुर्बानियों के बाद ये अजीम वतन हासिल किया। तो आइए चल के देखते हैं व्हाट्स इनसाइड दिस म्यूजियम। की लिस्ट मौजूद है जिन्होंने अपनी कीमती जानों के नजराने पाकिस्तान के लिए पेश किए। जी
तो इस वक्त हम लोग मौजूद हैं चीफ गैलरी में, जहां 1947 से लेके 2020 तक तमाम आर्मी चीफ्स की लिस्ट मौजूद है। इसके अलावा इस म्यूजियम में क्या जबरदस्त सरप्राइजेस हैं, आइए चल के देखते हैं। नाज़रीन, हम लोग बचपन से पाकिस्तान हिस्ट्री के बारे में पढ़ते आ रहे हैं, अपने बड़ों से इसके बारे में सुनते आ रहे हैं, लेकिन आज इस सेगमेंट में हम आपको दिखाएंगे कि पाकिस्तान की हिस्ट्री है क्या। ये है वॉर ऑफ 1857 की विजुअल रिप्रेजेंटेशन। किस तरह एक आम आदमी को नहायत बेरहमी के साथ गैर इंसानी तरीके से तोप के गोले के साथ बांध के उड़ाया जाता था। इस आर्मी म्यूजियम में एक और बड़ा जबरदस्त तारीखी मंजर दिखाया गया है। ये वो वक्त दिखाया गया है जब 14 अगस्त 1947 को कायदे आजम ने इनॉग्रेशनल स्पीच दी थी और अपनी कौम से खिताब किया था। इस वक्त मैं आर्मी म्यूजियम के उस हिस्से में मौजूद हूं जहां हिजरत का सिलसिला दिखाया गया है। किस तरह से मुस्लिम महाजरीन हिजरत करके इंडिया से पाकिस्तान आए। हिजरत के लिए वो डिफरेंट चीज़ें इस्तेमाल करते थे। उनकी अपनी पर्सनल कार्स होती थी, ट्रक होते थे, बैलगाड़ी होती थी और ट्रेन्स भी होती थी। जो भारत की ट्रेन्स होती थी उनको भारत स्पेशल ट्रेन कहा जाता था। जो मुसलमानों की ट्रेन्स होती थी उनको मुस्लिम स्पेशल ट्रेन कहा जाता था। दिस entire scene is so realistic. I can actually feel the pain they went through. नाज़रीन, अगर बात की जाए ख़वातीन की तो वो किसी भी शोबे में मर्दों से कम नहीं हैं। दिफाए वतन के लिए भी उन्होंने बेशुमार कुर्बानियां दी हैं। ऐसी ही दो ख़वातीन जिनको सितारा जुरत से नवाजा गया। इस वक्त मैं आपको लेकर जा रही हूँ आर्मी म्यूजियम के उस हिस्से में जहाँ 6 सितंबर 1965 का मंजर दिखाया गया है। अपने मुल्क को कौम के मेहमान हैं हम, पाकिस्तानी फौज के जवान हैं हम, तैयार कामरान हैं हम, जैसे वो हालात शादमान हैं हम। नाज़रीन, ये वो लाल झंडा है जो हमारे पाक फौज के बहादुर और निडर नौजवानों ने मेजर जनरल नरिंजन प्रसाद पर हमला किया तो अपनी जीप और झंडा दोनों छोड़कर भाग गए, जिसके बाद उनको उनकी कमांड से बरतरफ कर दिया गया। ये वो तमाम हथियार हैं जो 1965 की जंग में इस्तेमाल हुए। इसके अलावा मैं आपको दिखाती हूँ वॉर ट्रॉफी। अब बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि वॉर ट्रॉफी क्या है। वॉर ट्रॉफी वो चीज़ कहलाती है जो दुश्मन से हमारे कब्जे में आती है, चाहे वो कोई लैंड हो, चाहे वो कोई वेपन हो या फिर जीप, गाड़ी, व्हाटएवर। ये जीप जो है ये 1965 की जंग में हमारे कब्जे में आई और यहाँ पे जो इंडियन फ्लैग है उसको उल्टा करके लगाया गया है, जो इस चीज़ की अलामत है कि ये जीप अब हमारे कब्जे में है। मैं अपने रब से हूँ इस बात का सवाली, हो कायम मेरे मुल्क में अमन और खुशहाली। पाकिस्तान जिंदाबाद। मैं अब भी ये कहता हूँ कि मैं बड़ा अदीब नहीं हूँ, मैं एक खुशनसीब अदीब हूँ। पहले दिन से नसीब ने मेरा हाथ थाम लिया। मिलिए मुस्तनसर हुसैन तारड़ से। मुसाफिर, खाना बदोश, नावल निगार, ड्रामा अदाकार, टीवी मेजबान, कालमकार, सफरनामा निगार और सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाले अदीब मुस्तनसर हुसैन तारड़ से, जिनका किरदार समाज में मस्बत तब्दीलियों के हवाले से कई जामियात के हम पल्ला है। इस साहिब हुनर का हुनर याद रहेगा जो हब्स के मौसम में हवा बांट रहा है। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया आपका। आज की जो किताब है वो है खाना बदोश। क्या कमाल सफ़रनामा है, लेकिन ये सफ़रनामा तमाम आपके बाकी सफ़रनामों से यकसर मुख्तलिफ है। मतलब आपके जो बाकी तमाम सफ़रनामे हैं, इंक्लूडिंग जो शुमाली इलाके जात के सफ़रनामे हैं, उनमें एक ख़ास किस्म की अकली एहतियात नज़र आती है, लेकिन खाना बदोश में एक पागलपन है, एक हिजानियत है,
3 दफ़ा आप गिरफ्तार होते होते बचे। अफगान CID के जो जासूस थे वो आपके पीछे पड़े रहे। कारवां सराय के जो खंडरात में आपने रात गुजारी और आपके ऊपर चूहे दौड़ रहे थे और मतलब बहुत ही बुरी हालत थी, जो एक खंडर में आपने रात गुजारी थी। और गुलान में इसराइली फौजियों के सामने आप उनको दूरबीन से देख रहे थे और उनकी आप पे नज़र पड़ गई थी। बैरूत की जो खाना जंगी के अंदर आप मतलब फंस गए थे। और ये तमाम चीज़ों को देखा जाए तो मेरा सवाल ये है कि क्या खाना बदोश जो है, ये जो पूरा सफ़र है, इसमें आप बाकायदा खुदकुशी का तहिया करके घर से निकले थे? एक्चुअली सफ़र पर जब आप निकलते हैं तो जाहिर है कि आपके ज़हन में खदशात होते हैं और आप ये दुआ करते हैं कि वो खदशात पूरे ना हो। और मेरे साथ ऐसा हुआ है, कम एक्सीडेंट्स जानलेवा नॉर्दर्न एरिया में ज़्यादा हुए हैं मेरे साथ, लेकिन जो इंटरनेशनल सफ़र किए हैं उनमें बहुत कम हुए हैं। ये मेरा ख्याल है कि वो ज़माने थे खास 1975 कि दुनिया सारी उथल पुथल हो रही थी, पॉलिटिकल चेंजेस हो रहे थे और मुझे उनके बारे में बहुत ज़्यादा पता नहीं था। बुनियादी तौर पे ये जो मैंने प्लान किया सफ़र, कोई साहब आए मेरे दोस्त, तो उन्होंने कहा कि यार अगर आप बैरूत जाओ सही। तो बैरूत से शिप मिलते हैं और शिप बड़ा शानदार सफ़र है। एक आयोनियन क्या वो सी है जो ग्रीक, जहाँ पे वो यूनानी मिथ सारी जन्म लेती हैं, और वो आपको नेपल्स तक ले जाएगा। 2-3 दिन का सफ़र है। ठीक है। तो मेरे जहन में यही था कि मैं भी यही सफ़र इख्तियार करूँ। मेरे जहन में हरगिज़ ये नहीं था कि जो कुछ मेरे साथ मतलब होने वाला है। और वो अफ़गानिस्तान में भी हुआ और सूफ़ी साहब ज़ाहिर बाकायदा मेरा पीछा करते रहे। अल्लाह भला करे उनका, वो उनकी मतलब उनकी इंटेंशन इतनी बुरी तो नहीं थी लेकिन उनकी ड्यूटी थी। असल मुझे खदशा वो था जब वो इंटेलिजेंस के एक साहब मेरे पास रात को 12-1 बजे आ गए। बिल्कुल। और अफ़गानिस्तान में आप जानिए कि मतलब ट्रायल वगैरह उन दिनों कम अज़ कम नहीं होते थे वो बंदा बस गायब हो जाता था। तो वो जो टेरर था तो बाहर था, उससे भी मैं बच निकला। फाइनली जब मैं बैरूत पहुंचा हूँ, मुझे मालूम था कि हालात ख़राब है, लेकिन मुझे कतई तौर पे अंदाज़ा नहीं था कि हालात इतने ख़राब। मैं तो आया था कि जी चलो PLO के पास जाऊंगा, वहाँ पे अगर कुछ सिलसिला हो गया यहीं ठहर जाऊंगा, वरना वो शिप लेके मैं यूरोप चला जाऊंगा। तो मुझे याद है कि वहाँ पे MM आलम साहब से मेरी मुलाकात हुई दमिश्क में। जी बिल्कुल। उसके बाद गोलान हाइट्स गए, इसराइल का वो हिस्सा देखा और सब यही मुझसे पूछ रहे थे। एम्बेसी जहाँ पे मैं जाता था कोई लोग मेरे वाकिफ थे कि आप इन दिनों यहाँ क्या कर रहे हैं। मैंने कहा जी हाशा वगैरह, मुझे कतई तौर पे खबर नहीं थी कि हालात इतने ख़राब हैं, वरना मैं तो बहुत डरपोक आदमी, मैं घर से बाहर ना निकलता। अच्छा सर, बात यह है कि बैरूत पहुँचते हैं आप और जैसे ही आप एंटर होते हैं वहाँ पे खाना जंगी की इब्तिदा है और वो पहले हफ्ते यानी वहाँ पे खाना जंगी जो है वो शुरू हो चुकी है। वहाँ पहुँचते ही जब आप बैरूत एंटर होते हैं तो आपको हालात की संगीनी का अंदाज़ा हो गया था? वंस आई वॉज इन बैरूत, तो तब मुझे हालात की संगीनी का एहसास हुआ। जहाँ एरिया उसका नाम था फंदकुल मारुदुल कबीर। अच्छा। मुझे अब तक याद है, और पैलेस्टीनियंस की थी। और उस पैलेस्टीनियन जो मालिक था उसने भी मुझे देख के हैरत का इज़हार किया कि पाकिस्तानी हो तो यहाँ कर क्या रहे हो इन दिनों। तो मैंने कहा जी बस वो मैं इधर आ निकला हूँ। तो कहने लगा यहाँ से निकलोगे कैसे? मैंने कहा क्यों? कहने लगा निकलना बहुत दुश्वार है। बहरहाल वो एक बड़ी लंबी तफसील है कि हुआ क्या और किस तरह। मसलन सुबह 4 बजे एक साहब आते थे और वो आके तो एकदम वो जो ऑटोमेटिक उनके पास असला, कार से बाहर निकलते थे, सूट पहना हुआ है, और आके तो 4-5 फायर इधर उधर करते थे। वो अपनी सब मशीन गन या जाने क्या बुलाओ चलाते थे और फिर कैके लगाते थे और फिर चले जाते डेली। क्योंकि मेरा कमरा 3री या 4थी मंजिल पे था, फिर मैं उनका इंतज़ार करता था कि कब वो आएँ। ये जंग का जो पागलपन होता है ना सिविल वॉर में, यू आर नॉट इन योर सेंसेस। तो हरे जिस तरह कोरोना इन दिनों हम पे असरअंदाज हो रहा है, हम अजीबोगरीब हरकतें करते हैं, तो जंग का इससे भी ज़्यादा शदीद जो होता है वो असर होता है लोगों पे। खाना बदोश में जब आप अफ़गानिस्तान में एंटर होते हैं तो वहाँ के लोगों के हवाले से कुछ कितने अच्छे या खुशाइन तजुर्बात का आपने जिक्र नहीं किया, लेकिन अफ़गानिस्तान के साथ जो आपका इश्क है वो इस किताब यानी खाना बदोश में भी अपने अरूज पे नज़र आता है। अफ़गानिस्तान और अफ़गानी
दो मुख्तलिफ एंटिटीज। आप कभी भी किसी लैंडस्केप को, वहाँ जो बासी हैं, बासी हमेशा आर्जी होती है, लैंडस्केप परमानेंट होती है। मतलब लाहौर जो है, कभी वो जैन सिटी था, हिंदू सिटी हुआ, सिख सिटी हुआ, ब्रिटिश सिटी हुआ, मुसलमान सिटी है, लेकिन लैंडस्केप वही है। तो इसी तरह अफ़गानिस्तान की लैंडस्केप मुझे फैसिनेट करती है, उसकी तारीख़ मुझे फैसिनेट करती है। अब ये जो पॉलिटिकल सर्कमस्टांसेस हैं, ये भी चेंज होते रहते हैं। तो अफ़गानी ओवरऑल इस हवाले से मेरा ख्याल है साहिब इक़्तिदार तबका ही कहना चाहिए, अवामुन नास को हम उसमें शामिल नहीं कर सकते। और वो जासूस की बात मैंने आपको बताई थी कि किस तरह हमारा पीछा किया जाता था, किस तरह पाकिस्तान एम्बेसी के लोगों को तंग किया जाता था। अगले रोज़ पाकिस्तान एम्बेसी पे यहाँ पे हमला हुआ। तो ये मेरा ख्याल है कि एक तसलसल है चीज़ों का, जो शायद एक जो पॉलिटिकल और जोग्राफियाई जो हमारी हैसियत है उसमें इसी किस्म के तल्लुकात होते होंगे। लेकिन जो लैंडस्केप मैं क्यों तारीफ़ करता हूँ, वो इसलिए कि भाई दुनिया में बहुत कम ऐसे ओरिजिनल जगहें रह गई हैं जिनके बारे में कहा जा सकता है कि भाई अल्लाह ताला ने जब ये दुनिया बनाई तो ये दुनिया इस किस्म की। और अफ़गानिस्तान में ऐसी जगह हैं, उनके जो सन्नाटे हैं, वास्टनेस है। एंड आई एम श्योर कि वो बलूचिस्तान में भी हैं। अनफॉर्चुनेटली मैं बलूचिस्तान नहीं जा सका। तो मुझे इस किस्म की वास्टनेस जो है मंज़र की, पहाड़ भी पसंद है, सारा कुछ पसंद है, लेकिन जो वास्टनेस है ना, जिसमें आपको अपनी हैसियत का अंदाज़ा हो जाता कि आपकी हैसियत वो जो हवा ज़र्रे उड़ा के ले जा रही है उनमें एक ज़र्रे की भी नहीं है। तो इसलिए मुझे अफ़गानिस्तान जो है बहुत ज़्यादा फैसिनेट करता। खाना बदोश में सारी एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ नज़र आती है, वो है कि जब आप काबुल से हेरात की तरफ जाते हैं, एक बस पे बैठते हैं, सैयद खान उसका ड्राइवर होता है, और वो एक बस का एक लंबा थका देने वाला एक जलालत का सफ़र है। यानी आप कोई 2-3 दिन उसमें सफ़र, उसमें कोई रुई की गांठें पड़ी होती हैं, और वो एक कारवां सराय के खंडरात में आपको रात गुजारनी पड़ती है। वो ड्राइवर कभी कहाँ चला जाता है, कभी कहाँ, और वो शुरू में ही आपने देख लिया कि वो ड्राइवर इसी तरह है, और बस भी ऐसी है, और वो सवारियों वाली बस भी नहीं है। कारी के अंदर एक सवाल पैदा होता है, कारी के जहन के अंदर, कि आपने उस वक्त जाते ही, यानी काबुल से निकलते ही आपने बस तब्दील क्यों नहीं कर ली? मगर बात ये है कि भाई वहाँ पे जब आप इस तरह सफ़र करते हैं और वसाइल आपके महदूद होते हैं और एक सुस्ती होती है सयाह में जी, कि चलो यार इसी पे चलते रहते हैं, वो कोई बेहतरी की तलाश नहीं करता। यानी वो अपनी आराम और आसाइश, वो कहता है कि बस सफ़र जारी रहना चाहिए। 100%। तो वो सैयद खान जो थे, जो वो रुई की गांठें लेके जा रहे, तो वो मुझे पता चल गया कि किस किस्म की बस है। लेकिन अब मैं उससे उतरता, पैसे मैंने दे रखे थे जो वापस नहीं हो सकते थे, और उसके बाद किसी और बस की तलाश में जाता, अफगान पुलिस मेरे पीछे लग जाती कि उस बस में बैठे थे वहाँ से उतर के, तो वो मुमकिन नहीं था मेरे लिए। अच्छा सर, अफ़गानिस्तान के अंदर हेरात में आप हैं, एक बूढ़ा जर्मन, सारंगी, सुबह की सैर के लिए आप जाते हैं, उसी के साथ तांगे की सैर, और वहाँ पे आपने सुबह के हवाले से एक मंजर निगारी की है जो मैं नहीं समझता कि आज तक मैंने इतनी खूबसूरत मंजर निगारी कहीं पढ़ी है। तो कहने का मतलब ये है कि आपको वो सुबह, वो जर्मन, वो सारंगी, वो तांगा, वो कुछ आपको याद है, उसके कुछ खदो खाल? कैरेक्टर उस तरह, उनकी शक्लें याद नहीं रहती। देखिए ना, ये था 75 जी, दैट मीन्स ऑलमोस्ट 45 ईयर्स बैक। तो धुंधला जाती हैं, चेहरे धुंधला जाते हैं। महबूब जो है उनके चेहरे याद नहीं रहते। तो चे जाए कि जिन लोगों को आप पल भर के लिए मिले हों और फिर बिछड़ गए हों वो याद हों। तो जनरली उनकी जो करैक्टर है, उनके जो दिलचस्पी होती है उनके किरदार में, जो डेप्थ मुझे पसंद है, पागलपन की जो एक वो खब्त होता है, वो मुझे याद रह जाता है। तो वो टांगे की सैर और वहाँ जाना और जो तुलुए आफ्ताब है, उसमें जाहिर है कि भाई थोड़ी सी रंगामेज़ी भी होती है, और ये भी है कि मुझ पे असर भी कुछ ज़्यादा ही होता है। बिल्कुल। और ख़ास तौर पे वो चर्स पी रहा था, मैं तो नहीं पी रहा था, तो उसकी चर्स का भी शायद मुझ पे असर हो गया हो। तो वो इट वॉज फैंटास्टिक थ्रू आफ्ताब जो था। माई फेरेबाज जो है सर, ये किरदार जो है वो किसी नावल का तकाजा करता है। तो ब्यूटीफुल कैरेक्टर। उन्होंने कहा था बेटा हम उनका हक देते हैं ना, उन्होंने क्यों रोकना है?
वो बड़े अच्छे बंदे होते हैं, बड़े बीबे बच्चे होते हैं। अच्छा। तो मैंने कहा अगर रोक लें तो फिर हम उनके शीशे तोड़ देते हैं थोड़े से। मतलब शी वाज सो कैजुअल अबाउट इट, एक पूरी ऑर्गेनाइज थी वो। आपको 3 पाकिस्तानी लड़के मिलते हैं इस्लाम कल्ला की सरहदी चौकी पर, और वो भी आपका पिछला जो निकले तेरी तलाश में वो सफ़रनामा पढ़ के गए होते हैं, और वो आपको बहुत बुरा भला कहते हैं। जो लफ्ज़ वो इस्तेमाल करते हैं वो आपने किताब में लिखे हैं, मैं यहाँ बयान नहीं कर सकता। देखा गया है कि आपके उन पढ़ने वालों की तादाद भी किसी तौर कम नहीं है जो सफ़र करने के बाद आपको बुरा भला कहते हैं। क्योंकि कॉन्सेप्ट उनके डिफरेंट होते हैं। अब हम मतलब है कि उनकी बात नहीं करते, थोड़ी सी बात अपने नॉर्थ की कर लेते चलें कि वहाँ पे मैं अपने बच्चों के साथ था, तो गिलगित से निकले तो आगे गुलकिन या क्या है जगह जी, गुलकिन, वहाँ पे लैंडस्लाइड हुई थी, पत्थर वत्थर आ रहे थे, खैर वो थम गई और कीचड़ था। तो खैबर थी मेरे पास गाड़ी, तो मैंने चलाने की कोशिश की, लेकिन ऐसे जगहों पे मैं नहीं चला सकता। तो मेरे बेटे सलजूक ने कहा कि जी मैं चलाता हूँ, तो मैं धक्का लगा रहा। तो जाहिर है कि वो जब व्हील घूमे हैं तो सारा कीचड़ जो है, तो जब हम पार गए हैं तो बस खड़ी हुई थी, वो भी क्रॉस करना चाहती, तो उसमें मैं अपना वो कीचड़ जो है ना यूं करके कर रहा था। तो उस बस में 4-5 लड़के थे, वो बड़े गौर से मुझे देख रहे, और जब वो मेरा चेहरा कुछ थोड़ा सा पहचाना गया तो उन्होंने बाकायदा पंजाबी में कहा कि ताहिर साहब सानू ही दलील कर दे होते, आप भी दलील हो रहे हो ना। तो वो भी बेचारे नॉर्दर्न एरिया के सफ़रनामे पढ़ के निकले थे, वो उनके मायार पे पूरे नहीं उतरे। स्कर्दू में मैं मिला एक ग्रुप को, यहाँ लाहौरियों को, उनमें एक आज शख्स था जिसने कुछ पढ़ा हुआ था, वो कहने लगा जी तार साहब ने स्कर्दू की बड़ी तारीफ़ की। और ये सारे वहाँ पे क्यों जा रहे थे कि यार वहाँ पे पहाड़ी बकरे होंगे, उनकी कढ़ाई खाएंगे। मतलब इमेजिन कीजिए कि उनकी प्रायोरिटीज़ क्या। वो सब मुझे बुरा भला कह रहे थे, बकरे कहाँ हैं वहाँ पे, तो वहाँ तो मिलते नहीं। तो इसलिए किसी को कुछ भी हस्बे आरज़ू ना मिला। माई फेरेबाज जो है सर, वो एक बड़ा ही जानदार किरदार है, बहुत ही मतलब एक पावरफुल कैरेक्टर है खाना बदोश के अंदर। और जब मैंने उसको पढ़ा तो मुझे तो ऐसे लगा जैसे वो ये किरदार जो है वो किसी नावल का तकाजा करता है। मतलब बहुत ही ताकतवर किरदार है माई फेरेबाज का। नहीं, अब वो यूटिलाइज हो चुका है, लेकिन मतलब बहुत एक हैरत अंगेज का, मुझे क्योंकि पता नहीं था ये नॉर्मल है वहाँ पे। फेरेबाजी उन ज़मानों में एक नॉर्मल प्रोसेस है, और ईरान में और मिडल ईस्ट में सर्टन होटल्स हैं जहाँ ये फेरेबाज ठहरते हैं, और वहाँ पे उनके ग्राहक आ जाते हैं। ठीक है। और ग्राहक आके तो वो अपना चीज़ें खरीदते हैं और ले जाते हैं, और ये पूरा वहाँ पे सफ़र करते हैं, यूरोप तक जाते हैं सारा कुछ। अब मुझे नहीं पता कि लेटेस्ट क्या है, लेकिन वो माई फेरेबाज जो थी ना, उसका जो फैसिनेशन थी कैरेक्टर की, उसकी एक तो ताज़ीम लोग बहुत करते थे। और जब भी मैं कोई सवाल पूछता था कि भाई जी वो आप कहते हैं कि मर्सिडीज बेंज के फलां पुर्जे आप जर्मनी से ले आए, तो यहाँ पे कस्टम पे नहीं रोका किसी ने। तो उन्होंने कहा था बेटा हम उनका हक देते हैं ना, उन्होंने क्यों रोकना है, वो बड़े अच्छे बंदे होते हैं, बड़े बीबे बच्चे होते हैं। अच्छा। तो मैंने कहा अगर रोक लें तो फिर हम उनके शीशे तोड़ देते हैं थोड़े से। मतलब शी वाज सो कैजुअल अबाउट इट, एक पूरी ऑर्गेनाइज थी वो। और मुझे उसकी सवैयाँ अभी तक याद है, मेरा ख्याल है मैंने उसका रेफरेंस दिया है कि वो दूध में उसने सवैयाँ डाल के मुझे खिलाई। तो ब्यूटीफुल कैरेक्टर। बैरूत में सर खाना जंगी जारी है, बहुत ही बुरे हालात हैं, आप वहाँ पे फंसे हुए हैं, बाहर भी नहीं निकल सकते। कारी जब खाना बदोश पड़ता है और वो सोचता है कि इतने मामलात में भी आपके अंदर का जो एक ट्रैवलर है, वो उसका जो जज्बा है वो किसी तौर कम मांद नहीं पड़ता दिखाई देता। यानी उस वक्त भी आपकी ख्वाहिश है कि आप गोलान हाइट्स हैं उनको आप देखें, हालांकि बहुत बड़ा सिक्योरिटी रिस्क था, लेकिन आप फिर भी वहाँ पे गए। तो मतलब मेरा कहने का मतलब है कि इतने बदतरीन हालात में यानी गोलान हाइट्स पे जाना ऐसी क्या मजबूरी थी? उसमें बेसिक ये था कि मुझे ऑप्शन दी गई थी। वहाँ एम्बेसी में मेरे फर्स्ट सेक्रेटरी मेरे दोस्त थे, टाइम मेरे पास कम था, एक ही दिन था। तो उसने कहा कि यहाँ पे एक ऐसी जगह है जहाँ रिवायत के मुताबिक हाबील और काबील के दरमियान जो लड़ाई हुई थी
और काबिल मारा गया था। जी जी। तो उसकी मतलब वो जगह है और वहाँ पे एक चट्टान है जो आंसू बहाती है उसमें, तो बड़े लोग वहाँ पे जाते हैं। वहाँ एक तो वो देख सकते हैं, दूसरा हम गोलान हाइट्स देख सकते हैं। तो मैंने उससे कहा कि ये तो पुरानी चीज़ें हैं, हाबील और काबिल वाली, वो पता नहीं एग्जैक्ट है या नहीं है। तो ये जो हालात आज के हालात के पस मंज़र में जो हकीकतें हैं, तो मैं वो देखना चाहूँगा। चुनांचे गुलाम की पूरी तारीख से भी मैं पहले वाकिफ़ था, मैंने फॉलो की थी पूरी जंग रमज़ान भी और 69 वाली वॉर भी इनकी अरबों की। तो उसमें जो मेजर बात है वो मैं लिख भी चुका हूँ कि पाकिस्तान आर्मी ने दिफा किया वहाँ पे सीरियंस का। सीरियंस बहुत ज़्यादा इश्क में मुब्तला थे पाकिस्तानियों के, और भुट्टो साहब वाज एट दैट टाइम द प्राइम मिनिस्टर, और दूसरा आदमी कह रहा है भुट्टो इज़ ए गुड मैन, और अगर आप पाकिस्तानी हैं तो मतलब सारा आंखों में बिठाते थे, क्योंकि हम उनकी मदद के लिए पहुँचे। और वहीं पे मुलाकात हुई एम आलम साहब से, और एम आलम साहब जो थे अपने बाकी जो पायलट्स के साथ, ही वाज डिफेंडिंग द स्काइज ऑफ डमास्कस अगेंस्ट द इजरायली पायलट्स, एंड वी हर्ड कि एक पाकिस्तानी पायलट ने एक दो इजरायली प्लेन ओवर डमास्कस गिराए, लेकिन दे वर नॉट अलाउड टू गो एंड अटैक इसराइल, क्योंकि वहाँ पे अगर कोई शूट डाउन हो जाता है गैर मुल्की पायलट तो वो एक इंटरनेशनल स्कैंडल बनता है। चुनाचे गोलान गए और कोनेसरा का विलेज सारा देखा है, और वो अभी मेरी नज़रों में, एंड बहुत ज़बरदस्त मेमोरी। लेकिन एक चीज़, ज़ाहिर दुखी हम होते हैं, हम हैं तो मुसलमान ही ना, जैसे कैसे भी हैं, हमें दुख तो होता है ना इन चीज़ों से, कि गोलान हाइट से जब मैं नीचे देखा तो वाज़े तौर पे एक तरफ डेजर्ट है और एक तरफ वाज़े तौर पे ग्रीनरी शुरू हो जाती है, और वहाँ पे स्प्रिंकलर चल रहे हैं और अंगूर की बेलें हैं और सरसब्ज़ व शादाब बाग है। ये इजरायली हिस्सा है और दूसरा अरब हिस्सा है। नाजरीन, खाना बदोश एक ऐसी किताब है जो बहुत लाजमी पढ़नी चाहिए, और ऐसी कमाल किताब है जो आपको एक सहर में जकड़ लेती है पहले सफ़े से और आपको मजबूर करती है कि आप आखिरी सफ़े तक उसको पढ़ते चले जाएं। खाना बदोश जो है ये एक बहुत मुफस्सल किताब है, बहुत बड़ी किताब है। तो कहने का मतलब ये है कि ये एक किस्त में इसको इस पे मुकम्मल बात करना जो है वो बहुत मुश्किल है। खाना बदोश पे एक और किस्त भी है, और अब मिलेंगे अगली किस्त में। उस वक्त तक के लिए खुदा हाफ़िज़। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो, और अभी हम बात करेंगे आपकी हेल्थ एंड फिटनेस के हवाले से। जी बिल्कुल, हेल्थ एंड फिटनेस को लेकर खुशबख्त हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे हम बात करते हैं। वेलकम बैक खुशी, कैसा गुजरा वीकेंड आपका? It was really good, very relaxing. अच्छा, खुशी सोच के आती है ना सिर्फ ये बोलना, आज हम इससे अलावा भी कुछ। तो वीकेंड के ऊपर क्या आप छुट्टी करती हैं, एक्सरसाइज करती हैं, वर्कआउट चलते रहते हैं? या संडे को आई टोटली रेस्ट, क्योंकि रिकवरी चाहिए होती है बॉडी को, क्योंकि इतना थकाना नहीं होता, क्योंकि फिर आपकी रिकवरी ना हो तो अगले दिन वर्कआउट नहीं होता। ओके, सो आज मंडे है तो क्या मंडे के लिए कुछ खास क्या बता रही हैं? आज थोड़ी एडवांस एक्सरसाइज होगी जिसमें डंबल कॉम्प्लेक्स एक्सरसाइज है, डंबल्स डिफरेंट मसल्स की एक्सरसाइज होगी। एक ही गो में 5 to 6 एक्सरसाइज होंगी। ओके, लेट्स डू इट। ठीक है, जिसमें आप 5 राउंड्स करेंगे, और रिमेंबर 5 राउंड्स करेंगे इस एक्सरसाइज के। और दूसरा ये रिमेंबर टू वार्म अप बिफोर द वर्कआउट एटलीस्ट 5 मिनट्स विद डायनामिक वार्म अप, जिसमें फास्ट मूवमेंट्स होती हैं। ठीक है, ओके, वी गोना नीड अ पेयर ऑफ डंबल्स। ओके, वी गोना गो ऑन द फ्लोर, हमने नीचे रखने हैं। ठीक है, जंप बैक, फॉरवर्ड, स्टैंड, deadlift. It's intense. Yes, it's not for beginners. Then on squat and press, squat and press, then down, lunges, 1, 2. Is it too fast, Khushi? Yes, एक ही गो में 5 repetitions. ये सारी एक्सरसाइजेस के एंड 5 to 6 राउंड्स। ठीक है, खुशी एक बार आप करके बता दें, क्योंकि इट वाज फास्ट, तो एक बार फिर फर्स्ट इट्स गोना बी burpees, weighted burpees, then come back, stand, deadlifts, 5 exercises like, and then squats, 1,
and press, ये आपको एक ही गो में करनी है सारी एक्सरसाइज। and then lunges. ओके 5 repetitions होंगी Yes, इसकी, full 5 body rounds hit करेंगे भी आप हो इसके। जाएगी। Yes. So guys, this is for people who don't have time. 10 to 15 minutes में ये आपकी complete हो जाएगी and it would be a full body workout. ठीक है। And make sure to keep yourself active throughout the day. अगर आप lose करना चाह रहे हो, this is just 10% of your day. 10% of your day, so Yes. it's tough, लेकिन sounds good. So हाँ अच्छा है। तो अच्छा है, इज इट ओवर फॉर नाउ? आज के लिए काफी है? थैंक यू सो मच खुशबाज, Okay. आपने में ज्वाइन किया और सुबह सुबह हमारे देखने हमें वाले वैसे बच्चे वक्त की से कमी का सामना रहता है, खुशी हमारा बहुत वक्त बचा देती है कभी कभी। ओके थैंक यू वेरी मच। हमने अपनी स्मूदीज सेक्शन की जाने भी जाना है। वी हैव अ कोल्ड किचन टुडे, बट अभी हमने एक और बड़ी इंपॉर्टेंट, मेरे दिल के बड़े करीब एक अपडेट है, अपडेट ही कह लें, जो हमने शामिल करनी है। आज अशफाक अहमद साहब का यौम वफ़ात है। आपको मालूम है अगरचे के दिन गमगीन है, आज के दिन अशफाक अहमद साहब दुनिया में नहीं रहे, लेकिन इस दिन के हवाले से एक जो इसका तारुफ है वो हमें अच्छा इसलिए भी लगता है चूँकि आज का दिन मंसूब है अशफाक अहमद साहब से। तो जनाब अदब में हम अगर उनके अफसानों की बात न करें तो उर्दू अदब मुकम्मल नहीं होता। उनके लिखे गए अफसाने गडरिए ने धूम मचा दी थी और उसे कॉन्टेम्प्रेरी जो हमारा उर्दू राइटिंग्स उसका बेहतरीन अफसाना कहा जाए या बेहतरीन अफसानों में से एक कहा जाए तो गलत नहीं होगा, और उनका शुमार उर्दू के नामवर अदीबों में यकीनी तौर पर उसके बाद होने लगा। अशफाक अहमद साहब की किताब एक मोहब्बत 100 अफसाने बहुत ज़्यादा मकबूल हुई, शोहरत की बुलंदियों पर पहुंची, और रेडियो पर बतौर तलकीन शाह जो बाबा जी की बातें थीं वो बड़ी ज़बरदस्त रही। उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी दिया गया। एक मोहब्बत 100 अफसाने किताब की सूरत में बिकी भी बहुत, और पाकिस्तान टेलीविजन पे उसे ड्रामाई अंदाज में बनाया भी गया। अशफाक अहमद साहब ने एक फिल्म भी बनाई थी, फिल्म फ्लॉप हो गई थी, लेकिन उस फिल्म ने जदीद जो फिल्म साजी है उसको उसकी बुनियाद रखी थी पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के अंदर। सो अशफाक अहमद साहब वी मिस यू। उनके हवाले से हमारे पास एक डिजिटल रिपोर्ट है, आपको वो दिखाते हैं। अशफाक अहमद का अदब में तारुफ अफसाने के जरिए हुआ। उनके लिखे अफसाने गडरिए ने धूम मचा दी। गडरिए के फौरन बाद अशफाक अहमद का शुमार उर्दू के नामवर अदीबों में होने लगा। अशफाक अहमद की किताब एक मोहब्बत 100 अफसाने से उन्हें मोहब्बत के मास्टर अदीब की शोहरत हासिल हुई। रेडियो पर तलकीन शाह प्रोग्राम के हवाले से उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया। अशफाक अहमद की तहरीरों में तसव्वुफ गालिब है। तसव्वुफ की इस लहर के डांडे हमें गडरिया में भी मिलते हैं जो उनका पहला अफसाना था। मुख्तसरन यही कहा जा सकता है कि अशफाक अहमद मट्टी के अदीब थे, वतन दोस्त और इंसान दोस्त, दूसरों की जिंदगियों में आसानियां पैदा करने वाले अशफाक अहमद खान। दूसरों को आसानियां तकसीम करने वाले अशफाक अहमद साहब, अल्लाह उनको आसानियां दे। अभी हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेस। फैसलाबाद है। आज फैसलाबाद में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 35 डिग्री सेंटीग्रेड, कम से कम दर्जा हरारत 26 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। फैसलाबाद में आज मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो, और मैं कोल्ड किचन में आ चुकी हूँ और शेफ नमान हमारे साथ हैं, और शेफ नमान हमें कुछ आज बनाना बता रहे हैं। शेफ नमान वेलकम टू द शो, कैसे हैं आप? गुड। क्या बनाने वाले हैं? आज आपके लिए 2 चीज़ें हैं, और एक तो ड्रिंक है और एक आपके लिए डिज़र्ट में है तिरामिसू। तिरामिसू, ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं तिरामिसू से। ठीक है। आपने हाफ टी स्पून लेना है कॉफ़ी का, और उसके अंदर हल्का सा वाटर ऐड करना है आपने। वाटर ऐड करके उसको स्टर कर लेना अच्छी तरह, मिक्स हो जाए कॉफ़ी और वाटर दोनों सेम मिक्स हो जाए जी। उसके बाद आप बाजार से लेडी फिंगर यूज़ कर सकते हैं, बिस्किट होता है लेडी फिंगर, उसके 3 से 4 स्लाइस ले लेने हैं। उसमें भिगो लिया आपने, इसमें कॉफ़ी फ्लेवर आएगा, ये देखिए। ठीक है, इससे ये होगा कि जब आप इसका बाइट ले रहे होंगे तो आपको डबल फ्लेवर आ रहा होगा, क्रीमी भी और साथ कॉफ़ी का फ्लेवर भी। ये हमने ग्लास के अंदर ऐड कर लेने, इसको भिगो अच्छी तरह लेना है इसके अंदर, ताकि इसका फ्लेवर ज़्यादा आए आपको। और ये हमने ऐड कर लिए, ये 4 से 5 स्लाइसेस आप ऐड कर सकते हैं। और इसके बाद हमने क्या ऐड करना है? हमारे पास थोड़ा टाइम। और इसके बाद आपने इसमें क्रीम यूज़ करनी है, और क्रीम के अंदर आपके ऐड होनी चाहिए स्वीटनर, कोई भी यूज़ कर सकते हैं आप, कैंडल भी यूज़ कर सकते हैं या फिर शुगर सिरप भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और उसको मिक्स कर लेना। मीनवाइल मैं
मैं शेफ नवान के साथ ये बनवा रही हूँ डिजर्ट। तो इमरान, अगर आपके पास कोई खबर है आप बता सकते हैं जब तक बहुत खबरें हैं भाई, खबरें तो हमारे पास खत्म नहीं होती। आई होप आप ये अच्छी बनाइए। मैं जरा व्यूअर्स को बता दूं, आज स्कूल्स के हवाले से बच्चों के लिए शायद ये कोई बहुत अच्छी खबर ना हो, क्योंकि वो स्कूल्स नहीं जाना चाहते, कुछ बच्चे जाना भी चाहते हैं। खैर, आज फैसला हो रहा है जी इंशाल्लाह कि स्कूल्स कब खुलेंगे, एसओपीज क्या होंगे, असातिज़ा और वालिदैन का क्या किरदार होगा। हतमी फैसला आज जो बैनुस्सूबाई वज़राए तालीम है उनके दरमियान एक वीडियो कॉन्फ्रेंस होगी, शायद उसके अंदर ये किया जाएगा और इसको चेयर करेंगे वज़ीर तालीम, जो वफाकी वज़ीर तालीम है शफ़क़त महमूद साहब, वो आज फैसला करेंगे। मजमूई तौर पर अगर हम बात करें, इस वक्त मुल्क में जनाब 5 करोड़ तालिब इल्म, 3 लाख तालीमी इदारे और 25 लाख असातिज़ा मौजूद हैं। तजावीज़ ये है कि 15 सितंबर से मैट्रिक और ऊपर की क्लासेस का आगाज़ किया जाए, मिडिल क्लास 21 सितंबर और प्राइमरी 30 सितंबर से शुरू किया जाए। ये एनसीओसी का इजलास हुआ था, आपको याद होगा 27 अगस्त को, उसके अंदर ये फैसला किया गया था कि हम आज के दिन फैसला करेंगे। सो इस वक्त जो वज़ीर तालीम है शफ़क़त महमूद साहब, वो ये कहते हैं कि अभी कोरोना ख़त्म नहीं हुआ, सो एसओपी ज़रूरी हैं इस वक्त। उसके साथ साथ हम आपको ये भी बताएं कि आज वैसे हमारी काफ़ी स्टोरीज थी जो ड्रॉप हो गई अनफॉर्चुनेटली। मीनवाइल मैं बताते बताते ज़रा मूव कर जाता हूँ कोल्ड किचन की जानिब भी। कराची के हवाले से हमने बड़ी पॉइंट आज बात करनी थी और हमने सोचा था कि हम कराची का जिक्र करेंगे, लेकिन नहीं कर पाए। उसकी बुनियादी वजह कुछ टाइम की कमी थी, लेकिन कल कोशिश करेंगे बात करें। कराची के इस वक्त जो 1100 अरब रुपए का पैकेज है कराची को लेकर, उसके ऊपर कुछ कंफ्यूजन मौजूद है जमातों के दरमियान। असद उमर साहब ने कहा है कि इसकी हम डिवीजन कर चुके हैं, लेकिन अभी स्टिल कंफ्यूजन मौजूद है। कल हम कोशिश करेंगे इसको टच करते जाएं और कल हम इस पे डिटेल डिस्कशन कर सकते हैं। और अभी हमारा डिजर्ट रेडी हो चुका है, साथ में हमारी ड्रिंक भी रेडी हो चुकी है। शेफ नुमान, आपने क्रीम ऐड की है, अब बताएं उसके अलावा आपने और उसके अलावा जो ड्रिंक थी आपकी, उसमें ये जो है बंच है, मिक्स फ्रूट बंच, और ये भी जो जापानीज ड्रिंक है, और इसकी बेस आपने लीची या फिर रास्पबेरी, ठीक है, दोनों में से सिरप ले लें या पेस्ट रेडी कर लिया। अच्छा, बन गया। हमारी स्पीड है, 30 सेकंड्स में जरा रेसिपी बता दो। और उसके बाद इसमें आपने डालना है अपना क्रैनबेरी जूस, और साथ आपने पाइनएप्पल, क्रैनबेरी जूस डालेंगे तो वो सेंटर बेस पे आ जाएगा, ठीक है। लास्ट पे आपका फर्स्ट सिरप होगा, सेकंड पे क्रैनबेरी होगा और थर्ड पे आपका पाइनएप्पल जूस होगा। उसकी ड्रिंक की लुक भी अच्छी आ जाएगी और इसमें आइस ऐड करनी है और आपकी ड्रिंक रेडी है। टाइम भी हमारा खत्म हो गया, हमारे पास एक और बहुत जबरदस्त चीज रेडी है 6 सितंबर के हवाले से। इनफैक्ट आज तो 7 तारीख है, लेकिन डिफेंस डे के हवाले से ओवरऑल, क्योंकि कल नेवी को भी हम ट्रिब्यूट पेश करेंगे, आज हमने फिजाइया को किया, तो इसी हवाले से हमारे पास एक जबरदस्त नेशनल सॉन्ग है जो कि वादत रमीज, आपको याद होगा 14 अगस्त को हमारे शो में भी आए थे, हमारे बहुत सुरीले जबरदस्त से साथी हैं, बिल्कुल उनका गाना सुनेंगे। लेकिन उससे पहले हम अपने देखने वालों से इजाजत लेंगे। आपसे हमारी मुलाकात होगी कल, क्योंकि मंडे का दिन था। अभी पूरा हफ्ता आपका हमारे साथ रहने वाला है। फीडबैक फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर आपने लाजमी देना है। इंशाल्लाह आपसे हमारी मुलाकात होगी कल। हमारी तरफ से अल्लाह हाफिज। पाक फौज को, एयर फोर्स को एक बार फिर हमारा सलाम, शहीदों को बिल्कुल हमारा सलाम, एंड वॉच दिस ब्यूटीफुल नेशनल सॉन्ग।